हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, उत्सर्जन पढ़ रहे थे और उत्सर्जन में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। एक बार आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को दोबारा देख लें, क्योंकि अभी हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो वो जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है उसके अंदर नेफ्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, है ना। तो आप देखें, ये बॉमन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है, केशिका गुच्छ। इन दोनों को मिला के अपन मेल्पिजियन का या मेल्पिजियन बॉडी कहते हैं। जो धमनी का अंदर प्रवेश करेगी, ये धमनी का अंदर प्रवेश कर रही है इस बॉमन कैप्सूल में, ठीक है ना। ये और ये जो बाहर निकल रही है ये अपवाही धमनिका है। जो अंदर प्रवेश कर रही है उसको अभिवाही धमनिका कहेंगे। एक एफरेंट आर्टेरियोल है और एक इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है ना। अब अंदर ये छोटी छोटी कैपिलरीज में आपको पता है कि जो आर्टेरियोल है, जो धमनिका है, ये छोटी छोटी रुधिर की ब्लड की जो वेसल्स हैं वो बनाता है। इन वेसल्स को हम कैपिलरीज या केशिकाएं कहते हैं। अब जो यहाँ पर ये जो केशिकाओं का गुच्छा बनेगा इसको केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ये समीपस्थ कुंडित नलिका है, पीसीटी, ठीक है ना। पीसीटी के बाद में नलिका सीधी हो जाती है और एक यू शेप, ये एक यू टर्न लेती है ना। तो ये जो हेयर पिन के जैसी जो स्ट्रक्चर बनती है ये, है ना, इसको हम हैनले लूप या लूप ऑफ हैनले कहते हैं। इसमें दो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा अवरोही भुजा है, ये वाली भुजा आरोही भुजा है। इसको हम डिसेंडिंग ट्यूब्यूल ऑफ हैनले लूप और इसको असेंडिंग डक्ट ऑफ हैनले लूप ये कहते हैं। इसके बाद में ये दूरस्थ कुंडित नलिका है और दूरस्थ कुंडित नलिका खुलती है आपके कलेक्टिंग डक्ट में या संग्राहक नलिका में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक संग्राहक नलिका में एक से अधिक नेफ्रॉन्स की डीसीटी आकर ओपन होती हैं, ठीक है। अब ये जब डीसीटी है ये लास्ट में जाके ओपन होगी डक्ट ऑफ बेलेनाई की नलिका में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है, उत्सर्जन की कार्य की। शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी या कार्य की कहलाता है। अब यहाँ हम जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वो एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि शरीर में जो मूत्र का निष्कासन है ना, मूत्र का निर्माण है, ये किस तरीके से होता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जो मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है। तो यूरिया फॉर्मेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन ये दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की या उत्सर्जन की कार्य की। उत्सर्जन की कार्य की में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का निर्माण। हमने जब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी तो बताया था कि तीन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। एक तो अमोनिया था, एक यूरिया था और एक यूरिक एसिड था। तो जिन प्राणियों को जल बहुत अधिक उपलब्ध नहीं हो पाता वो अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांश जो स्तनधारी हैं वो अपना जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स बाहर निकालेंगे वो यूरिया के रूप में। यूरिया को घुलने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यूरिया का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा यकृत में, ये चीज़ें हम पहले, और जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो होगा वृक्क में। यानी यूरिया का निर्माण तो हो रहा है यकृत में और जो मूत्र का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है वृक्क में या किडनी में, ठीक। अब आप देखें जो यूरिया का फॉर्मेशन है दो स्टेप में है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएमिनेशन या विएमिनीकरण। यहाँ बहुत सिंपल, इतना अपने सिलेबस में है नहीं, पर आप यहाँ मैंने बहुत शॉर्ट में इसको किया है। एमिनो एसिड्स से क्या बनी, अमोनिया। इस प्रोसेस को क्या कहा आपने, विएमिनीकरण। सेकंड पॉइंट है इसमें ऑर्निथिन चक्र, है ना। इसको हेंसलेट क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है साइंटिस्ट के नाम से। अमोनिया के दो अणु मिलकर CO2 के एक अणु के साथ, अमोनिया के दो अणु CO2 के एक अणु के साथ मिलकर यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। यानी पहले एक बार अमोनिया बना और अमोनिया ने CO2 के साथ मिलकर यूरिया बना लिया, ठीक है ना। इस प्रोसेस में 3 ATP काम में आए, ठीक है ना। एक ये बात हो गई, यानी कि जो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ ये भी दो स्टेप में हुआ। विएमिनीकरण, अमीनो अम्लों से अमोनिया बना और अमोनिया से यूरिया बना ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ दो प्रोसेस हो गए, विएमिनीकरण और ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन से बन गया यूरिया, यहाँ पर ये यूरिया बन गया,
है ना। अब इस यूरिया को बाहर निकालना है शरीर से, तो ये यूरिया ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, कि यानी कि जो आपके जो हेपेटिक वेन है ना, इस यूरिया को ब्लड के अंदर ले जाएगी, है ना। वो ब्लड आएगा अब किडनी में, है ना। अब वो ब्लड आएगा किडनी के अंदर और किडनी इसको फिल्टर करेगी, यानी वहाँ अब इस यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो जो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, यूरिन के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, अब आप एक बार यहाँ देखें कि यहाँ यूरिया तो बन चुका, अब इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है, इसी को हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो ये यूरिया तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोल्यूबल है। अब जब ब्लड किडनी के अंदर पहुँचेगा, है ना, तो वो किडनी इसको फिल्टर करेगी, तो वहाँ फिर यूरिन का फॉर्मेशन होगा और वो सारी प्रोसेस होगी आपके नेफ्रॉन में, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी मूत्र का निर्माण, ठीक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को हमने 3 चरणों में बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन, ठीक। दूसरा है चयनात्मक पुनरावशोषण यानी कि सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड है श्रवण या सीक्रेशन। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड है चयनात्मक या वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी कि सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड है आपके श्रवण यानी कि सीक्रेशन, ठीक। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की या चयनात्मक आपके परानिस्यंदन की। परा का मतलब होता है अति सूक्ष्म, अल्ट्रा का मतलब है अति सूक्ष्म, ठीक। आप एक इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, केशिका गुच्छ है, यानी कि इस केशिका गुच्छ में रुधिर आएगा, उस रुधिर के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सोल्यूबल हैं, घुले हुए हैं, ठीक है। तो जो ये कैपिलरीज हैं, ये केशिकाएं हैं, इनमें अति सूक्ष्म व्यास के छिद्र उपस्थित हैं। इन कैपिलरीज के अंदर अति सूक्ष्म व्यास के छिद्र उपस्थित हैं। 0.1 mm व्यास के अति सूक्ष्म जो छिद्र हैं वो उपस्थित हैं। इनसे जो ब्लड छन के आएगा उसको हम केशिका गुच्छीय निस्यंद यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये कहेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें कि जितना रुधिर एक बार में इसके अंदर जा रहा है अभिवाही धमनिका में, उतना इससे बाहर नहीं निकल पा रहा अपवाही धमनिका से। उसका कारण आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस अभिवाही धमनिका का जो व्यास है, इस नलिका का जो व्यास है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जितना रुधिर एक बार में इसके अंदर प्रवेश करेगा एफरेंट आर्टेरियोल में, उतना इस एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी कि जितना रुधिर एक बार में अभिवाही धमनिका से अंदर प्रवेश करेगा, उतना रुधिर एक बार में अपवाही धमनिका से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा, एक दाब उत्पन्न होगा, और इस दाब की वजह से इसमें जो अति सूक्ष्म व्यास के छिद्र हैं, यहाँ से रुधिर बाहर आएगा, यानी कि निकलेगा, छनेगा, है ना। वो जो छन के जो पदार्थ आएगा, अब उसको रुधिर ना कह करके अब हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या केशिका गुच्छीय निस्यंद, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखें इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को हम कुछ बलों के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं बात कर रहा हूँ परा यानी अति सूक्ष्म। तो यहाँ अति सूक्ष्म व्यास के छिद्र यहाँ से छन के ये अब इस बॉमन कैप्सूल में आ जाएगा जो फिल्ट्रेट है, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक। अब मैंने यहाँ लिखा है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक। इसका जो मान है यानी ये 70 mm ऑफ Hg, ये क्यों है, ये कैसे है। यहाँ जितना रुधिर एक बार में अंदर गया इतना बाहर नहीं निकल पाया, तो इसकी वजह से इस केशिका गुच्छ में एक दाब उत्पन्न हुआ, ठीक। जितना रुधिर एक बार में अभिवाही धमनिका से अंदर प्रवेश कर रहा है, उतना एक बार में अपवाही धमनिका से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हुआ। इस प्रेशर को आपने कहा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि केशिका गुच्छीय द्रव स्थैतिक दाब, ठीक है ना। केशिका गुच्छीय द्रव स्थैतिक दाब,
इसका जो मान है वो है 70 mm ऑफ Hg, यानी कि ये 70 mm ऑफ Hg दाब के साथ में इसके अंदर बह रहा है, ये जो ब्लड है ना, जो यहाँ से आया है। अब क्या है, ये जो छनेगा ना यहाँ से इस प्रेशर से, तो दो दाब इसके विरुद्ध काम और करेंगे। एक है ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, रुधिर कॉलॉइड परासरण दाब, और एक है आपके कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। कैप्सुलर यानी कि जो बोमन कैप्सूल है ना, संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब। यहाँ से जितना रुधिर एक बार में अंदर जा रहा है उतना यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, तो यहाँ एक दाब उत्पन्न हुआ। इस दाब का मान है 70 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसको आपने कहा ग्लोमेरुलर, ये लिखा हुआ ग्लोमेरुलर, है ना, द्रवस्थैतिक दाब यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक। लेकिन अब इस फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, इस निस्यंदन को रोकने के लिए दो बल विपरीत काम करेंगे। यहाँ इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है यानी कि ये जो दाब उत्पन्न हो रहा है ये है 70 mm Hg, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नॉन डिफ्यूजिबल जो प्रोटीन्स हैं, आप ऐसा मान लें ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके कारण एक दाब लग रहा है, जिसको आपने बोला ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मान है 30 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। ये इस ब्लड के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित हैं वो इसके छनने का विरोध करेंगी, है ना। इसका मान हो गया आपके 30 mm ऑफ Hg। अब आप ये देखें, इसमें पहले से फिल्ट्रेट उपस्थित है, तो ये भी जो कैप्सूल है खिंचा हुआ है ना। तो कैप्सूल जो खिंचा हुआ है, जिस ये ऊपर की तरफ दाब लगाया गया, यानी ये भी इसके छनने का विरोध करेगा। इसको आप बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब। इसका मान है 20 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब क्या है कि हम ये निकालना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो फिल्ट्रेट आएगा यानी जो ब्लड यहाँ से फिल्टर होगा, ये वास्तविक रूप में कितने दाब की वजह से होगा, यानी, है ना। इस दाब को आप बोलेंगे नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है ना। अब सकल प्रभावी निस्यंदन दाब, नेट इफेक्टिव, अपन एक नेट वैल्यू निकालना चाहते हैं जिसकी वजह से ये पता लगे भाई उनको तो अपन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो दाब इसके विपरीत भी तो काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जो था वो था 70, लेकिन अब एक्चुअल 70 नहीं रहा, अपन को तो नेट निकालना है, क्योंकि दो इसके विपरीत भी काम करें, उनको माइनस करना पड़ेगा। तो 30, ठीक है ना, और एक ये 20। अब आप मान लो यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये कितना था 70, तो आप इसको यहाँ देखें, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ आपने लिखा 70 और BCOP कितना है 30, BCOP 30 प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20, तो यहाँ ये दोनों 50 हो गए, है ना। 70 इसमें से माइनस किया तो ये हो गया 20, यानी कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये हो गया 20 mm Hg, है ना। अब आप देखें, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, GHP कितना है 70, BCOP कितना है 30 और CHP कितना है 20, ठीक है ना। तो अब हम निकालें नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, अब ये आ जाएगा 70 माइनस 50, तो NEFP नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर 20 mm Hg, यानी कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इस 20 mm ऑफ Hg दाब के कारण हो रहा है, ठीक। अब आप इसको देखें कि जो रुधिर अंदर गया
उतना बाहर नहीं निकल पाया, एक दाब उत्पन्न हुआ। इस दाब को आपने कहा, जो दाब उत्पन्न हुआ इस दाब को आपने कहा GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये 70 mmHg, ये दो दाब इसके विपरीत काम कर रहे हैं। एक को कहा ब्लड क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 30 mmHg है, और एक दाब और इसके विपरीत काम कर रहा है जिसको आपने बोला कैप्सूलर। ये बॉमन कैप्सूल है, तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें जो फिल्ट्रेट है उसकी वजह से खींचा रहेगा, ये भी एक दाब उत्पन्न करेगा जो इसके छनने का विरोध करेगा, है ना। तो ये दोनों दाब इसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो इसको आपने 70 में से माइनस कर दिया। तो एक्चुअल में जो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, यानी कि नेट इफेक्टिव जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो है 20 mmHg। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, या इसको देख लें, यहाँ से जो फिल्ट्रेशन हुआ है ये आ गया आपके PCT में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये तो अभी अपन ने परानिस्यंदन की बात की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है चयनात्मक पुनरावशोषण, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। सेकंड नंबर पे है चयनात्मक पुनरावशोषण। ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है। देखो, जो यहाँ से फिल्ट्रेट होंगे, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, तो उसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन होगा। इन सभी हानिकारक पदार्थों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये भी उपस्थित, विटामिन्स, ये भी उपस्थित होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, दोबारा से ब्लड के अंदर पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। जो काम के पदार्थ हैं, जो उपयोगी पदार्थ हैं, भाई यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, हानिकारक पदार्थ हैं। इनको तो फिल्ट्रेट से वापस ब्लड के अंदर पहुंचाने का कोई मतलब नहीं, इनको तो यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जब यहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट होगा, यानी कि निस्यंदित होगा, तो इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स आदि उपयोगी पदार्थ भी उपस्थित हैं। इनको दोबारा से रुधिर में पहुँचाना, ये कहलाता है आपका चयनात्मक पुनरावशोषण। तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारी जो डक्ट्स हैं, नलिकाएं हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इनकी जो अलग अलग जो पार्ट हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनकी नेचर अलग अलग होती है ना, और वो उसी हिसाब से कार्य करती हैं। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, इनके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन PCT, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन इन PCT, समीपस्थ कुंडित नलिका में चयनात्मक पुनरावशोषण, है ना। यह किस तरीके से होगा आप देखें। यहाँ जो फिल्ट्रेट आया है ये PCT में आ गया। PCT की जो सेल्स हैं, अंदर की जो दीवार है उसकी जो सेल्स हैं, उनके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में म्यूकोसा पे प्रेजेंट थे, ऐसे ही PCT की जो दीवार है उस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, जिससे जो अवशोषण सतह का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 20 गुना अधिक बढ़ जाएगा। अब जो निस्यंद आया है, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया है, उसमें आप देखें, ये जो इसमें एमिनो एसिड्स भी आ गए, ग्लूकोज भी आ गए, विटामिन्स भी आ गए। तो होता क्या है कि ये जो नलिका निकल के आएगी बाहर, अपवाही धमनी का, ठीक है ना, ये इस नेफ्रॉन की नलिकाओं के चारों तरफ लिपट कर, है ना, और एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, केशिकीय जाल बनाती है। उस केशिकीय जाल को पेरिकैपिलरी नेटवर्क या परिकेशिकीय जाल कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि इस नेफ्रॉन के चारों तरफ कैपिलरीज लिपटी होती हैं, ठीक है ना, केशिकाएं लिपटी होती हैं। इन केशिकाओं के रुधिर में इसको वापस पहुंचाया जाएगा, ये जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स आदि हैं, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में होता क्या है, जो पानी है यानी कि जो जल है, ये तो सामान्यतः जो जिसको हम कहते हैं कि निष्क्रिय परिवहन द्वारा भी पहुंच जाएगा ब्लड में। बाकी के जो अन्य पदार्थ हैं, रुधिर जल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ, इनके लिए ATP खर्च करना पड़ेगा। भाई ज़बरदस्ती पहुंचाना है, इनको प्रेशराइज करके पहुंचाना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब सक्रिय परिवहन होगा यानी कि एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ATP काम में आएंगे, ठीक।
तो आप यहाँ देखें, अकार्बनिक लवण कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम सक्रिय अभिगम द्वारा रुधिर में, यानी कि इनके लिए, इनको रुधिर में वापस पहुंचाने के लिए एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। हम इसको ऐसा मान के चले बाय द वे एटीपी खर्च नहीं किया आपने और ये नहीं पहुंचे ब्लड के अंदर वापस, तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्या होंगे, हमारे यूरिन के साथ में बहुत सारे बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही सोडियम क्लोराइड पोटेशियम कम होगा तो जो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, रुधिर जहां, वो अत्यधिक कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, है ना, शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, इन आयंस का होना अति आवश्यक है। तो इनको वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, तो जल का तो सक्रिय परिवहन भी हो जाएगा, बाकी जो ये पदार्थ इनके लिए एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इन पदार्थों का परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि सक्रिय परिवहन होता है, इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखें, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, है ना, इनके लिए दीवार पारगम्य है, तो ये इससे बाहर आ जाएंगे। अब ये हेनले लूप आ गया और ये हेनले लूप की जो दीवार है ये अवरोही भुजा है। तो आप ये देखें, हेनले लूप की अवरोही भुजा में पुनरावशोषण, अब जो पीसीटी में जितना रीएब्जॉर्प्शन होना था हो गया, अब निस्यंद आगे की तरफ बढ़ गया, यानी यहाँ से जो छन के आया था, जो फिल्ट्रेट, ये आगे की तरफ आ गया। आगे की तरफ किस में आया, ये हेनले लूप की इस भुजा में आ गया। हेनले लूप की इस भुजा को आपने कहा अवरोही भुजा। तो अब जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो होगा हेनले लूप की अवरोही भुजा में पुनरावशोषण। तो आप इन जो ये एरो हैं इनसे आप देखें, यहाँ ये दिखा रखा है कि जल बाहर आ रहा है, यानी कि ये वाली जो दीवार है ये जल के लिए पारगम्य है और सोडियम और क्लोराइड के लिए अपारगम्य है। आपने यहाँ ये डॉट डॉट लाइन खींची थी, तो किडनी में ये वाला भाग मैंने कहा था कॉर्टेक्स है और ये वाला मेडुला है। तो धीरे 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 करके जब इससे जल बाहर आएगा, H2O बाहर आता चला जाएगा, तो जो फिल्ट्रेट है ना, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया था, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया था, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया था, ये रक्त जो प्लाज्मा था, यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी। तो आपने कहा ये आइसोटोनिक है, यानी रक्त प्लाज्मा से समपरासरी है, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इन दोनों की सांद्रता समान थी। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखें यहाँ H2O बाहर चला जा रहा है। जब जल बाहर निकलता जाएगा तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट आया है ये नीचे की तरफ अति सांद्र होता चला जाएगा, है ना। तो जैसे ही ये नीचे आएगा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो आप देखें हेनले लूप की अवरोही भुजा में, ये हेनले लूप की अवरोही भुजा है यहाँ से यहाँ तक। H2O के लिए कैसी है पारगम्य, Na और यूरिया के लिए आंशिक पारगम्य, ना के बराबर। ठीक, अब मेडुला के उत्तक द्रव में किसकी सांद्रता अधिक है, Na+ की सांद्रता अधिक है, यानी यहाँ पर इस एरिया में जो किडनी का मेडुला है इसके टिश्यू फ्लूइड में सोडियम की सांद्रता अधिक है। अब सोडियम की सांद्रता अधिक है तो जल लगातार इससे क्या करेगा, बाहर निकलता जाएगा। अब आप आ जाएं आरोही भुजा, ये आरोही भुजा है। आरोही भुजा में सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि चयनात्मक पुनरावशोषण। ये भुजा देखें किसके लिए पारगम्य है, NaCl के लिए पारगम्य है। जब NaCl इससे बाहर, अब यहाँ जल नहीं निकलेगा बाहर, है ना, लेकिन H2O के लिए कैसी है, अपारगम्य। तो जब ये NaCl लगातार बाहर आएगा, लेकिन अब जल बाहर नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या है, इसकी जो सांद्रता है ना, वो पहले अब अधिक हो गई थी, ये वापस से कम होती चली जाएगी। और एक बार क्या होगा कि जो फिल्ट्रेट आया है ये दोबारा से ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक हो जाएगा, यानी समपरासरी हो जाएगा। ठीक, DCT में क्या होगा, NaCl का कंटिन्यू रीएब्जॉर्प्शन जारी रहेगा, यानी ये भी दोबारा से ब्लड के अंदर पहुंचाए जाएंगे। ठीक, अब बात आती है लास्ट में आपके ये कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट है ना, H2O के लिए पारगम्य है, ठीक है ना, यहाँ पर जल का पुनरावशोषण होगा, है ना। ठीक, और DCT और जो आपके कलेक्टिंग डक्ट है इसमें जो जल का रीएब्जॉर्प्शन है, ये एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसकी वजह से भी प्रभावित होता है। यानी कि जल का जो पुनः अवशोषण होता है वो ADH हार्मोन की वजह से प्रेरित होता है। यदि ADH हार्मोन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यदि रिलीज हो रहा है तो वृक्क नलिकाओं से जल का पुनः अवशोषण होगा। यहाँ पर H2O का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर संग्राहक नलिका में आने के बाद में आप इस निस्यंद को यूरिन कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो
अधिकांश उपयोगी पदार्थ हैं वो रीएब्जॉर्ब हो चुके। ठीक, अब एक लास्ट में जो प्रोसेस आती है वो आती है आपके, अब ये मैंने बता ही दिया, संग्राहक नलिका में H2 का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये बता ही दिया। अब जो थर्ड प्रोसेस था उसको आपने कहा था सीक्रेशन, यानी कि स्रवण, है ना, स्रवण। कुछ हानिकारक पदार्थ ऐसे थे जो यहाँ फिल्ट्रेट में छनने से रह गए, कुछ हानिकारक पदार्थ ऐसे थे जो फिल्ट्रेट में छनने से रह गए, और वो हानिकारक उनको वापस से पहुँचाना है। ठीक है ना। तो जो ये वृक्क नलिका हैं ये क्या करती हैं, उन हानिकारक पदार्थों को दोबारा से इस फिल्ट्रेट के अंदर लेती हैं। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे रंजक हैं, डाइज़ हैं, बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है ना, ये हानिकारक पदार्थ हैं, इनको दोबारा से रुधिर निस्यंद में पहुंचाना, यानी फिल्ट्रेट में पहुंचाना, ये जो प्रक्रिया है इसको स्रवण कहा जाता है। ठीक है। तो आप देखें, आपने जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है उसको 3 चरणों में बांटा। परानिस्यंदन के अंदर यहाँ कैपिलरी से जो फिल्ट्रेट था वो छन के यहाँ आया। फिर मैंने आपको कहा था कि कुछ काम के पदार्थ भी, उपयोगी पदार्थ भी छन के इनको वापस से लेना है रुधिर के अंदर। इस प्रक्रिया को आपने नाम दिया था वर्णात्मक या चयनात्मक पुनराअवशोषण। तो जो काम के पदार्थ थे वो इन किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर से वापस से रुधिर के अंदर पहुंचा दिए गए। अब कुछ ऐसे पदार्थ जो यहाँ से नहीं छन पाए, इस फिल्ट्रेट में नहीं छन पाए, जब वो नहीं छन पाए तो उनको वापस से रुधिर में इसमें फिल्ट्रेट के अंदर पहुंचाना है। इस बार उल्टा है, अभी तक हम रुधिर में पहुंचा रहे थे, अब रुधिर से इनको वापस से फिल्ट्रेट में पहुंचाना है। ये जो प्रक्रिया है इसको स्रवण कहा जाता है। तो बच्चों ये थे आपके यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है ना। अदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं, है ना, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।